नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स विद मंजुलता में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 12 के कृषि अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत एक नए अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है बैंक। बैंक का क्या अर्थ है, बैंक के कार्य क्या हैं तथा बैंक के प्रकार और बैंक का महत्व क्या है। तो आइए हम अध्ययन करते हैं कि बैंक। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बैंक का अर्थ क्या है। देखिए, बैंक एक ऐसी संस्था होती है, ऐसी समूह को जोड़ा जाता है जो कि लोगों से रुपए को जमा करती है और उन्हें समय पड़ने पर उधार भी यानी ऋण भी उनको प्रदान करती है। तो बैंक का कार्य जो संस्था करती है, सामान्यतः लोगों से जमाओं को स्वीकार करना और उन्हें ज़रूरत पड़ने पर ऋणों को प्रदान करना, ये बैंक का अर्थ है। चलिए अब इसकी परिभाषाओं पे आ जाते हैं। देखिए, प्रोफेसर सेयर्स ने क्या कहा है कि बैंक वह संस्था है जिसके ऋणों को अन्य व्यक्तियों के आपसी ऋणों के भुगतान के लिए विस्तृत रूप से स्वीकार किया जाता है। तो ये उनकी जमाओं को स्वीकार करती है और समय पड़ने पर या ज़रूरत पर उनको उधार देती है या ऋण प्रदान करती है उन्हें। तो ये है बैंक। और इस प्रकार बैंक की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी गई जो हमने आपको शेयर्स के बारे में बता दिया। और प्रोफेसर किनले ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो मनुष्य को आवश्यकताएं पड़ने पर उनको उधार रुपया प्रदान करती है और मनुष्यों से जमा के रूप में स्वीकार भी करती है। तो और अब जान लेते हैं बैंक के प्रकार कितने प्रकार के हैं। बैंक 7 प्रकार की हैं। पहली है वाणिज्यिक बैंक, दूसरी है औद्योगिक बैंक, और तीसरी है विदेशी विनिमय बैंक, चौथी है कृषि बैंक, और पांचवी है बचत बैंक, और छठवीं है देसी बैंक, और सातवीं है केंद्रीय बैंक। तो वाणिज्यिक बैंक क्या होती है, ये विदेशी लेन देनों को स्वीकार करती है। इसके अंदर जैसे चेक हैं, हुंडी हैं, बिलों को भुनाना है, ये शामिल रहती हैं। और ये अपने ग्राहकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करती हैं जो वाणिज्यिक बैंक कहलाती हैं। और आधुनिक समय में इनका अत्यधिक महत्व है क्योंकि ये जो भी व्यापारिक उद्देश्य होते हैं उनके लिए अल्पकालीन ऋणों को प्रदान करना, और फिर ये एक बैंक जो होते हैं ये संयुक्त स्कंद कंपनी के रूप में संगठित होते हैं और इनका मुख्य कार्य धन को प्राप्त करना तथा उधार देना होता है। इन बैंकों के 3 मुख्य कार्य प्रमुखता है: साख पत्रों का निर्गमन, चेक, हुंडी और बिलों को भुनाना, एवं जो मूल्यवान वस्तुएं होती हैं उनका संरक्षण करना। इसके अतिरिक्त ये बैंक और भी कार्य करते हैं जैसे यात्री चेकों का निर्गमन, ग्राहकों के धन का संग्रह करना, शेयरों का क्रय विक्रय और धन का स्थानांतरण आदि। अब इसका दूसरा जो है हमारा, और वो है औद्योगिक बैंक। अब औद्योगिक बैंक क्या होते हैं, ये उद्योगों को मध्यमकालीन और दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए औद्योगिक बैंकों की स्थापना की गई थी और ये उनके उद्देश्यों को पूरा करते हैं। तो इनके साथ में इनके 3 कार्य प्रमुख होते हैं इन बैंकों के। पहला होता है दीर्घकालीन निक्षेप को स्वीकार करना यानी प्राप्त करना। जो दीर्घकाल जो होते हैं जमाएं, उनको ये स्वीकार करते हैं। जैसे जो भी उद्योगपति होता है या उद्योग उत्पादन करता होता है, वो अपने धन को दीर्घ समय के लिए यानी लंबे समय के लिए वहाँ पर जमा कर देता है। दूसरी चीज़ होती है ये इनका कि जो औद्योगिक उपक्रम होते हैं उनको दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना इन बैंकों का दूसरा कार्य होता है। कि जो भी हमारी संस्थाएं हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं,
उनको संसाधन कैसे मिले, जो भी औद्योगिक उपक्रम होते हैं उनको दीर्घकालीन ऋण की प्राप्ति कैसे हो, तो ये उनकी पूर्ति करते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसके अलावा इनके जो कार्य होते हैं, जैसे औद्योगिक उपक्रमों के अंशों तथा ऋण पत्रों के विक्रय में सहायता करना, विनियोग संबंधी समस्याओं का समाधान करना और भी कार्यों को संपन्न करना। इसके बाद हमारा जो भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद से भारतीय औद्योगिक शाख निगम और विनियोग शाख एवं विनियोग निगम और राज्य वित्त निगम आदि जैसे बहुत सारे ऐसे बैंकों का स्थापना हुई, जिनसे कि हमारे बैंक का अभाव था औद्योगिक बैंकों का, वो हमारे भारत में दूर करने का प्रयास किया गया। अब है विदेशी विनिमय बैंक। तीसरा है विदेशी विनिमय बैंक। तो विदेशी विनिमय बैंक का अर्थ है कि विदेशी मुद्रा का जो बैंक लेन देन करती हैं, यानी विदेशी व्यापार हेतु जो वित्तीय सहायता देती हैं, वो कहलाती हैं संस्थाएं विदेशी विनिमय बैंक। वो संस्थाएं विदेशी विनिमय बैंक कहलाती हैं। इन बैंकों की शाखाएं हमारे पूरे देश में फैली हुई हैं और इनका जो भारत का विदेशी विनिमय बैंकों का मुख्यतः विदेशी जो व्यवसाय है, मुख्यतः वो विदेशी बैंकों की शाखाएं ही करती हैं। अगला है कृषि बैंक। कृषि बैंक में सबसे नाम प्रमुख लिया जाता है वो है नाबार्ड का। नाबार्ड का नाम बहुत प्रमुख लिया जाता है क्योंकि ये कृषि से संबंधित जो भी वित्तीय आवश्यकताएं होती हैं, चाहे वो अल्पकालीन हो, चाहे वो मध्यमकालीन हो और चाहे वो दीर्घकालीन हो, उनकी पूर्ति ये कृषि बैंक करती हैं। तो इस प्रकार से कृषि बैंक, जैसे कि कृषकों को अल्पकालीन, दीर्घकालीन और मध्यमकालीन 3 प्रकार के ऋणों की आवश्यकता होती है, तो वो अपनी इन बैंकों के द्वारा अपनी पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी जो वाणिज्यिक बैंक और औद्योगिक बैंक हैं, ये इनकी पूर्ति नहीं कर पाती हैं। इन बैंकों से इन्हें वित्तीय सहायता की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इस कारण भारत में भूमि विकास बैंकों की स्थापना की गई है, जिसके कारण कृषकों की जो भी धन संबंधी आवश्यकता होती है, जो वित्तीय आवश्यकताएं होती हैं, उनकी पूर्ति की जाती है। भारत में नवंबर 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई। वो हमने आपको अभी बताया जस्ट कि इसको नाबार्ड भी कहते हैं। और इस प्रकार से ये कृषकों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। फिर है बचत बैंक। अगला है बचत बैंक। बचत बैंक क्या होता है? ये बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए इन बैंकों का निर्माण किया जाता है, क्योंकि जब बचतें होंगी तभी हमारे यहाँ पूंजी का निर्माण होगा। इस प्रकार इन बैंकों का भी प्रचलन हमारे भारत में है, लेकिन इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं वही इन बैंकों का संचालन करते हैं। इसके बाद में है हमारा देसी बैंक। देसी बैंक में जैसे महाजन है, साहूकार हैं, सर्राफा है, ये लोग आ जाते हैं और ये लोग अपने मनमाने, ये पैसा तो तुरंत दे देते हैं उधार, लेकिन ये मनमाना ब्याज वसूल करते हैं। आज भी सारे नियम, सारे कानून इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं और ये अपने मन चाहें 5%, 10% जो भी इनका मन करता है उस आधार पर ये उस अपने ब्याज को निर्धारित करते हैं, लोगों को उधार देते हैं और उनसे ब्याज के साथ अपने पैसे को वसूल करते हैं। वो देसी बैंकर्स या देसी बैंक कहलाते हैं। ये विदेशी हो सकता है कोई व्यक्ति, या हमारे देश का भी हो सकता है। इनको और केंद्रीय बैंक, इसको तो हम लोग सभी जानते हैं, इसको रिजर्व बैंक के रूप में जाना जा रहा है। यानी रिजर्व बैंक जिसका नाम है वो हमारे यहाँ का भारत का केंद्रीय बैंक जो है वो रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक। और इसकी स्थापना 1935 में की गई थी और जिसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया। तो ये थे हमारे बैंकों के प्रकार। और अब हम जान लेते हैं बैंक के कार्य क्या हैं। ये बैंकों के कार्य कौन कौन से हैं, यानी जो जमाएं होती हैं हमारे बैंकों में, उन पर रुपया प्राप्त करना। अब कोई भी बैंक जो होती हैं वो 5 प्रकार से जमाएं स्वीकार करती हैं। पहला होता है बचत, जैसे बचत खाता, या दूसरा होता है उनका चालू खाता, तीसरा होता है सावधि जमा खाता और गृह बचत खाता। अगला होता है उनका अनिश्चितकालीन
साख जमा खाता, अनिश्चितकालीन जमा खाता, यानी कोई भी जो जमा होती है उन्हें 5 प्रकार से अपने बैंकों में जमा कर सकता है। ये बैंक प्रमुख रूप से अपना कार्य करते हैं। फिर होता है ऋण देना। देखिए, जो भी व्यक्ति या बैंक होते हैं उनको ऋण दिया जाता है। जो भी जैसे अपने महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए अपने ग्राहकों को इन्हें ऋण दिया जाता है, जिनकी पूर्ति भी इन्हीं बैंकों से होती है। ये जो बैंक जो होते हैं ये सामान्यतः उत्पादन कार्यों के लिए ऋणों की पूर्ति करते हैं या ऋणों को प्रदान करते हैं। ये भी 5 प्रकार से करते हैं। पहला है इसमें अधिविकर्ष, दूसरा है नगद साख, और तीसरा है ऋण तथा अग्रिम धन, और चौथा है बिलों को भुनाना, और 5वां है सरकारी धनराशि का सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश। तो इस प्रकार से बैंक का ये दूसरा कार्य हो गया। फिर है मुद्रा का स्थानांतरण। मुद्रा का स्थानांतरण चेक के द्वारा, ड्राफ्ट के द्वारा। ये मुद्रा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर मुद्रा को भेजा जाना, ये बैंक कार्य ड्राफ्ट के द्वारा या अकाउंट के द्वारा, अब तो नेफ्ट है, आरटीजीएस है, इसके द्वारा स्थानांतरण करते हैं। अगला है विनिमय का सस्ता माध्यम। बैंकों का जो कार्य है, इनके कार्यों के अंतर्गत क्या होता है कि ये आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, ज़्यादा धन भी नहीं लगता है, ना कोई परेशान लेगा, ऐसी कोई भी दिक्कतें नहीं आती हैं। अगला है इसका अभिकर्ता संबंधी कार्य। अभिकर्ता का मतलब होता है एजेंट, यानी जो ग्राहक जो होते हैं वो जो ग्राहक भेजते हैं, जैसे चेक है या विनिमय विपत्र है, तो इनके साख पत्रों का भुगतान जो आराम से एजेंटों के द्वारा हो जाता है। और इनका अभिकर्ता संबंधी कार्यों में और भी है कि जैसे ग्राहकों के द्वारा लिखे गए चेकों का भुगतान करना और उनके ग्राहकों के बिलों को स्वीकार करना, ग्राहकों के जो बैंक बीमा के प्रीमियम होते हैं उनका भी भुगतान करना, साख पत्रों को जमा करना, करों के रूप में ले लेना, चंदा, ब्याज, ऋण की किस्त आदि का जो भुगतान होता है वो भी अभिकर्ता संबंधी कार्य के अंतर्गत आता है। इसके बाद में है विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय, यानी विदेशी जो जैसे कि देशी भी विनिमय होते हैं और इसमें विदेशी भी विनिमय होते हैं। ग्राहकों की ओर से लाभांश, ब्याज, किराया, ऋण, जो भी विदेशी विनिमय के अंतर्गत आते हैं वो भी कार्यों को पूर्ति करी जाती है। यह विनिमय का सबसे अच्छा साधन है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय बैंक के द्वारा हो और चाहे वो अपने देश के बैंक के द्वारा। तो आंतरिक तथा विदेशी व्यापार का अर्थ प्रबंधन, जो अपने देश के अंदर जो व्यापार होता है उसके लिए भी रुपए पैसे की व्यवस्था करना, और विदेशों में भी जो व्यापार होता है विदेशी व्यापार जिसको कहते हैं, यानी आयात और निर्यात का जो कार्य होता है उसके अंतर्गत भी विदेशी विनिमय के द्वारा भी ये क्रय विक्रय करते हैं, उसका भी अर्थ प्रबंधन करते हैं। जैसे कभी कभी चेक हैं, बैंक हुंडियाँ और बिलों की जमानत पर भी अल्पकालीन ऋणों को प्रदान करते हैं। इसके बाद में है आंकड़ों को एकत्रित करना। अब आंकड़ों को एकत्रित करना यानी बड़े बड़े बैंक तथा व्यापार और उद्योगों के विषय में जो आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं उनके आंकड़े एकत्रित करते हैं और उन्हें प्रकाशित करते हैं। इसके बाद में है अन्य उपयोगी सेवाएं। इसमें क्या होता है, बहुमूल्य वस्तुओं को अपने पास रखने की सुविधा होती है। इनके अंतर्गत अन्य उपयोगी सेवाओं में जो इनकी हैं, अपने ग्राहकों के लिए साख पत्र जारी करना, और इनके कार्यों के अंतर्गत अपने ग्राहकों की ओर से विनिमय बिलों को स्वीकार करना, रिक्त पत्रों तथा ट्रस्ट आदि का प्रबंध करना, और ग्राहकों को एक दूसरे के बारे में जानकारी देना, वित्तीय मामलों पर सलाह देना कि कैसे आप लोन को प्राप्त कर सकते हैं और कैसे आप अपनी लोन को चुकाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो ये बैंक के कार्यों के अंतर्गत होता है। और आइए अब हम लोग जान लेते हैं कि बैंकों के अंतर्गत कार्य हमने जाने, उसका अर्थ जाना, उसके प्रकार जाने, और अब हम जान लेते हैं कि महत्व क्या है बैंक का। तो आइए हम जान लेते हैं कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में बैंकों का क्या महत्व है। तो पहला महत्व है इसका कि पूंजी निर्माण में सहायक। देखिए, पूंजी निर्माण कैसे होती है, जब बैंकों में व्यक्ति अपनी बचत को जमा करता है, छोटी छोटी बचतों के रूप में जब बैंकों के पास पैसा जमा हो जाता है तो बैंकें क्या करती हैं, उसी धन को 20% अपने पास रोक करके और बैंकों को वो
उधार दे देती हैं और व्यक्तियों को ऋण के रूप में दे देती हैं। तो इस प्रकार से वो उनसे ब्याज प्राप्त करती हैं और वो ब्याज प्राप्त करती हैं, इस प्रकार से वो पूंजी निर्माण में सहायक होती हैं। और दूसरा है इसका कि राजकीय अर्थ प्रबंध में सहायक। राजकीय अर्थ प्रबंध में कि जैसे कि को देश के हित में नियंत्रित करना, यानी आमदनी और खर्च को देश के हित में कैसे व्यवस्थित किया जाए, इसकी भी व्यवस्था बैंकें करती हैं और आधुनिक समय में बैंक का अत्यधिक महत्व है। तीसरा है औद्योगिक विकास में सहायक। इसको हमने आपको इसके कार्यों के अंतर्गत बताया ही है कि मध्यमकालीन, दीर्घकालीन, अल्पकालीन वित्तीय ऋणों को प्रदान करती हैं बैंकें और मनुष्यों की, उद्योगकर्ताओं की, उद्योगों की ये जो वित्तीय आवश्यकताएं होती हैं, इनकी पूर्ति बैंक प्रदान करती हैं। अगला है इसका विदेशी व्यापार में सहायक। विदेशी व्यापार में देखिए सहायक, क्योंकि जो भी बैंक जो आयात निर्यात होते हैं वो बैंकों के द्वारा ही होते हैं और इसमें क्या होता है कि व्यक्तियों को जो आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं, जैसे कि निर्यात, किसी भी वस्तु का निर्यात हो रहा है और वहाँ पे किसानों के पास या उद्योगकर्ताओं के पास सब्सिडी प्रदान कर देते हैं, जिस कारण उनको विदेशी व्यापार में सहायता मिल जाती है। कृषि योगदान में सहायक, यानी बैंकों को जो कृषि विकास में योगदान होता है, यानी जो किसान हैं उन्हें ट्रैक्टर चाहिए, हल चाहिए या कोई भी उन्हें कृषि यंत्र चाहिए, बीज चाहिए, खाद चाहिए, जिसके लिए उनको धन की आवश्यकता होती है, इन धनों की पूर्ति भी ये बैंकें करके कृषि के विकास में अपना बढ़ावा देती हैं। इसके बाद है वित्तीय साधनों की पूर्ति में योगदान या वित्तीय साधनों की पूर्ति में संतुलन। बैंक उन स्थानों में भी विकास के लिए धन सुलभ कराते हैं जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए होते हैं, इससे देश का संतुलित विकास हो जाता है। अगला है पूंजी और कौशल का एकत्रीकरण। पूंजी और कौशल का एकत्रीकरण यानी जिनके पास व्यापार धन तो नहीं है लेकिन व्यापार करने का कौशल है, तो उनको वो जमा देखते हैं और उनको वो पूंजी को प्रदान करते हैं, जिस कारण पूंजी और कौशल का एकत्रीकरण हो जाता है। इसके बाद है आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन। आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करते हैं बैंक, जैसे सूचकांक के द्वारा, और मुद्रा और बैंक संबंधी आंकड़ों का संग्रह करते हैं और फिर उनका प्रकाशन करते हैं। इससे जनता और सरकार दोनों को ही देश में जो भी आर्थिक स्थिति है उसका मूल्यांकन करने में सहायता मिलती है। फिर है मुद्रा प्रणाली को लोचदार बनाना, यानी जो बैंकें जो होती हैं वो आवश्यकता अनुसार साख को वृद्धि कर देती हैं या साख को घटा देती हैं, जिसके कारण जो मुद्रा प्रणाली होती है वो लोचदार हो जाती है। अगला है इसका धन का हस्तांतरण। धन का हस्तांतरण तो आप लोगों को हमने इससे पहले भी बताया कार्यों में कि धन को सरलता से, सुगमता से और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे ले जाएं, इस कार्य को भी बैंकों के द्वारा ही सुलभ कराया गया है और बहुत सरलतम तरीके से। तो ये थे हमारे कार्य बैंक के। अब हमने बैंकों के बारे में जाना कि बैंक के कितने प्रकार हैं। बैंक के हमने पूरे चैप्टर को बहुत अच्छी से पढ़ लिया है और अच्छे से जान लिया है। इसके साथ ही हम अपने इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। इसके साथ ही हमारा आप लोगों से, सभी लोगों से कहना है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि देखिए आजकल हम लोग कॉलेज भी जा रहे हैं तो वैसे भी बहुत दिक्कत से ये वीडियो बना पाते हैं बच्चों के लिए, और अगर आपके एक शेयर से भी अगर बच्चों को या सब्सक्राइब से बच्चों को पहुंचेगा, ये फ़ायदा मिलेगा, तो मैं समझूंगी कि मेरा जो पढ़ाने का उद्देश्य था उसकी पूर्ति हो रही है। धन्यवाद।